हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जामपंथी लेट्स क्रैक दी ऑल एग्ज़ाम में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बिहार दरोगा के 1799 पदों पर जो नई वैकेंसी आई है उसकी पीटी परीक्षा के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं रुक्मणी पब्लिकेशन के द्वारा 30 प्रैक्टिस सेटों का जो पहला वॉल्यूम है यह जारी किया जा चुका है। हालांकि इसका दूसरा वॉल्यूम भी जो है वो जारी किया जा चुका है। यहाँ पे कुल 30 प्रैक्टिस सेट है और आज हम इस सेशन में 22वें प्रैक्टिस सेट को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो जैसे ही यह टोटल प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाएगा हम दूसरे वॉल्यूम को भी लेकर आप लोगों के बीच में आएंगे। तो आज के इस सेशन में हम बिहार एसआई भर्ती परीक्षा 2025 का जो रुक्मणी का वॉल्यूम 1 है इसके 22वें प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। यह प्रैक्टिस सेट तमाम एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करें। इससे पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ जो है यह जबलपुर में स्थित है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1956 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके अलावा अगर देखिएगा तो हाईकोर्ट एक्ट के द्वारा 1861 के तहत कलकत्ता, बम्बे और मद्रास में हाईकोर्ट की स्थापना 1862 में हुई थी। कब हुई थी? 1862 में। हाईकोर्ट एक्ट 1861 के तहत कलकत्ता, बम्बे और मद्रास की स्थापना हुई थी। इसके बाद अगर देखिएगा तो सबसे पुराना जो हाईकोर्ट है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट है जिसकी स्थापना 1866 में की गई थी। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की जो पीठ है वह जबलपुर में स्थित है जिसकी स्थापना 1956 में की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत संविधान के किस अनुच्छेद ने हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में घोषित किया है? तो आर्टिकल पूछा गया है, इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी। आर्टिकल 343 के तहत हिंदी को भारत की राज्यभाषा के रूप में घोषित किया गया है। इसके अलावा अगर देखिएगा तो आर्टिकल 350 की बात करें, अगर 350 क की बात करें, आर्टिकल 350 क, तो इसके द्वारा मातृभाषा में शिक्षा प्राथमिक स्तर पर देने का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 350 ख की अगर बात करें तो इसके तहत भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति से संबंधित है। और वहीं पे आर्टिकल 51 जो है यह इसके अंतर्गत हिंदी भाषा के विकास का निर्देश दिया गया है। तो विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 343 के तहत हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में घोषित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पोषण पदार्थ संस्था कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय पोषण पदार्थ संस्था यह हैदराबाद में स्थित है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिक अनुसंधान संस्था मैसूर में स्थित है और प्लाज्मा अनुसंधान संस्था गांधीनगर में स्थित है। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक संगीत का प्रकार नहीं है? तो दिए गए विकल्पों में टम्पा जो है यह कर्नाटक संगीत का प्रकार नहीं है। तो किस राज्य से संबंधित है यह? तो यह पंजाब का एक लोक संगीत है जो अर्थशास्त्रीय संगीत का एक रूप है। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। टम्पा कर्नाटक संगीत का प्रकार नहीं है, यह पंजाब के संगीत का एक प्रकार है। चलिए अगला प्रश्न सुमेलित करने के लिए दिया गया है। यहाँ पे क्या क्या है? राज्य है और कुछ त्यौहार है। तो कौन सा त्यौहार किस राज्य से संबंधित है हम यहाँ पे देखेंगे। तो तमिलनाडु में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? पोंगल जो है यह तमिलनाडु में मनाया जाता है। ए का 4 हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में डोल पूर्णिमा मनाया जाता है। बी का 5 हो जाएगा। केरल में ओणम मनाया जाता है। सी का जो है वो 2 हो जाएगा। और असम में क्या मनाया जाता है? बिहू मनाया जाता है। तो इस प्रकार से देखेंगे कि ए का 4, बी का 5, सी का 2 और डी का 1 है। तो यहाँ पे आप देखेंगे विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार देश की सीमा पर स्थित नहीं है? तो यहाँ पे देखेंगे त्रिपुरा जो है यह म्यांमार की सीमा पर स्थित नहीं है। कैसे नहीं है? तो अगर आप भारत का ऐसे अगर नक्शा बनाएंगे तो ये वाला एरिया है उत्तर पश्चिम पूर्व वाला जो एरिया है भारत का, यहाँ पे इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो ये जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा जो मुख्य रूप से यहाँ पे त्रिपुरा है जो कि बांग्लादेश से आप देखेंगे तीनों तरह से त्रिपुरा बांग्लादेश से घिरा हुआ है। इसके बाद आप देखिएगा तो यहाँ पे मिजोरम है, फिर मणिपुर है, फिर नागालैंड है और इसके ऊपर यहाँ पे आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाता है। तो म्यांमार जो है इसके साथ अगर देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम की सीमाएँ लगती हैं जबकि त्रिपुरा की सीमा नहीं लगती है। अगर बात करें कि भारत की जो सीमा है म्यांमार से कुल कितनी सीमा साझा करता है भारत, तो 1643 किलोमीटर की सीमा भारत जो है यह म्यांमार के साथ साझा
करता है। तो इस प्रकार से विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं। उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो जो पहला वक्तव्य है अर्थात उप मुखिया के चुनाव में मुखिया मतदाता होगा, यह गलत है और यही इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा कुछ अन्य तथ्यों को देखें अगर, तो ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं। ग्राम पंचायत के पंचों के द्वारा अपने में से एक उप सरपंच की चुनाव की जाती है। इसके अलावा बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे ग्राम सभा की बैठक बुलाने का दायित्व ग्राम सभा का सचिव का होता है। ग्राम सभा की 2 बैठकों के बीच में कम से कम 3 महीने, अधिकतम कितना 3 मंथ का अंतर, 3 मंथ से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। ग्राम सभा का कोरम गणपूर्ति कुल सदस्यों का 20वें भाग होता है। ग्राम सभा पीठासीन अधिकारी ग्राम पंचायत का मुखिया करेगा और उसकी अनुपस्थिति में उप मुखिया इसका आयोजन करता है। ग्राम पंचायत अपनी पहली बैठक से 5 वर्ष तक बनी रहेगी। कितने वर्ष तक? 5 वर्ष तक बनी रहती है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक गौरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है। किसे माना जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक भारत का प्रथम मुस्लिम सुल्तान था, जिन्होंने 1206 से लेकर 1210 तक इन्होंने शासन किया। कुतुबुद्दीन की मृत्यु कब हुई थी? तो 1210 में कुतुबुद्दीन की मृत्यु पोलो खेलते समय घोड़े से अचानक गिर जाने के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी और कुतुब मीनार का निर्माण कार्य जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही शुरू किया था। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार किसके शासन काल में था? तो मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार औरंगजेब के शासनकाल में रहे हैं। विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। मनसबदारों को वेतन के बदले में जागीर दिया जाता था। औरंगजेब के शासनकाल में सबसे अधिक हिंदू मनसबदार थे, लेकिन ये छोटे छोटे पदों पर अधिक थे। तो विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष पद को महिलाओं ने सुशोभित किया, बताइए निम्न में से कौन इस पद से संबंधित नहीं रही हैं? तो सुचिता कृपलानी और विजय लक्ष्मी पंडित, अर्थात आप विकल्प देखेंगे 2 और 4, यानी विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। सुचिता कृपलानी और विजय लक्ष्मी पंडित इन्होंने कभी कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की है। तो इनका नाम क्या है? तो मतलब जो सुचिता कृपलानी जी हैं ये भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। किस राज्य की महिला मुख्यमंत्री रही हैं? तो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी जी रही हैं। जबकि विजय लक्ष्मी पंडित जी यूएनओ महासभा की अध्यक्षता करने वाली भारत की प्रथम महिला रही हैं। कांग्रेस का 41वां अधिवेशन जो है वो 1925 में हुआ था। कानपुर में इसका आयोजन हुआ था और इसकी अध्यक्षता जो है सरोजनी नायडू जी के द्वारा की गई थी। इस प्रकार से कांग्रेस का 48वां अधिवेशन 1933 में हुआ था। यह कलकत्ता में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता नेल्ली सेन गुप्ता जी ने की थी। अब इसके बाद अगर देखिएगा तो स्वतंत्रता से पूर्व कांग्रेस की 3 महिलाओं ने अध्यक्षता की थी, एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू और नेल्ली सेन गुप्ता। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आवासीय क्षेत्रों के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रस्तावित मानक शोर स्तर क्या है? तो आवासीय क्षेत्रों के लिए यह शोर स्तर जो है 45 डेसिबल है, 45 डेसिबल। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कुछ और क्षेत्र हैं, जैसे औद्योगिक क्षेत्र, वाणिज्यिक क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र। तो इनके जो प्रमाणिक जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रस्तावित मानक स्रोत के स्तर हैं, हम यहाँ पे एक स्लाइड लगा देंगे। आप लोग उन तमाम चीज़ों को देखकर उसे आसानी से याद रखिएगा। वर्तमान में देखिएगा तो आवासीय क्षेत्रों के लिए जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा प्रस्तावित मानक है वो दिन के समय में, रात्रि के समय 45 डेसिबल है, जबकि दिन के समय में यह कितना हो जाता है 55 डेसिबल माना गया है या प्रस्तावित किया गया है। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ऊंचे स्थानों पर जल का क्वथनांक क्यों कम हो जाता है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, इसलिए क्वथनांक जो है जल का वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। या इसके अलावा आप सिंपल याद रख सकते हैं जो क्वथनांक होता है वह दाब के समानुपाती होता है। तो क्वथनांक, जब दाब बढ़ेगा तो क्वथनांक बढ़ जाएगा, अगर दाब कम होगा तो क्वथनांक भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। दाब के बढ़ने से क्वथनांक बढ़ जाता है तथा घटने से घट जाता है। पृथ्वी के तल से ऊंचाई पर जाने से वायु की सघनता घटती है, जिसके कारण दाब में कमी आती है और इससे क्या होता है? क्वथनांक कम हो जाता है। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1 मोल
सल्फ्यूरिक अम्ल में होते हैं। क्या होते हैं? तो 1 मोल सल्फ्यूरिक अम्ल में हाइड्रोजन, सल्फर तथा ऑक्सीजन प्रत्येक का 1-1 मोल होता है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र देख लें तो क्या होता है? H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। जल की कठोरता किसमें व्यक्त की जाती है? जल की कठोरता ppm में व्यक्त की जाती है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ppm को पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं, पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। शून्य समूह किसने प्रस्तावित किया था? शून्य समूह किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो यह रैमसे के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। शून्य समूह या इसी को अक्रिय गैस भी कहा जाता है। तो शून्य समूह या अक्रिय गैस का आविष्कार एवं प्रस्तावित विलियम रैमसे ने कब किया था? तो 1902 में इन्होंने इसको प्रस्तावित किया था। अक्रिय गैस या जो शून्य समूह की गैस जो होती हैं, यह मुख्य रूप से आप देखेंगे रंगहीन, गंधहीन एवं स्वादहीन गैस होती है, जो जल में अल्प घुलनशील होती है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एवं रेडॉन यह प्रमुख अक्रिय गैसें हैं। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सितंबर 2024 में पंचायती राज मंत्रालय ने सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रणालियों को मजबूत करने के उद्देश्य से किसके साथ समझौता किया है? तो यह समझौता यूनिसेफ इंडिया के साथ किया गया है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार वर्ष 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो जो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार है वर्ष 2024 का, यह किसे दिया गया है? तो यह गैरी रुकवेन और विक्टर एम्ब्रोस को दिया गया है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। कथन 1 और 2 यानी गैरी रुकवेन और विक्टर एम्ब्रोस को दिया गया है वर्ष 2024 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार। इसके अलावा देखिएगा तो वर्ष 2025 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है, हम यहाँ पे एक स्लाइड डाल देंगे, आप वीडियो को पॉज करके उन तमाम चीज़ों को आप देखकर आसानी से याद कर लीजिएगा। तो चलिए फिलहाल अगला प्रश्न देख लेते हैं। कपिल परमार किस खेल में पैरालंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने हैं? तो इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध जो है वो जूडो खेल से है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। या इसके अलावा अगर पैरालंपिक खेल की बात कर लें तो पैरालंपिक 2024 का जो आयोजन है यह पेरिस फ्रांस में किया गया था, जिसमें भारतीय खिलाड़ियों ने कुल 29 पदक जीते, जिसमें 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य पदक थे। पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत का स्थान क्या था? तो पदक तालिका में भारत का स्थान 18वां था। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और अंततः इसे कानूनी मान्यता दिलाई? तो किसने यह संघर्ष किया था? ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी ने यह संघर्ष किया था। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयास से 1856 कब 1856 में विधवा पुनर्विवाह एक्ट बनाया गया। लॉर्ड कैनिंग विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के समय भारत के गवर्नर जनरल थे, जो प्रथम वायसराय भी बने थे। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? तो सबसे पहले गांधी जी का जो सत्याग्रह का प्रयोग था वो चंपारण में किया गया था। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सत्य कथन का चयन कीजिए। तो पहला कथन है लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु न्यूनतम जो है वो 25 वर्ष होनी चाहिए, यह कथन सही है। विधानसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए, यह कथन गलत है। कितनी होनी चाहिए थी? यह भी 25 वर्ष होनी चाहिए, क्योंकि लोकसभा और यहाँ पर विधानसभा यह दोनों एक दूसरे के लगभग समान ही होता है, तो इसलिए इनकी जो आयु भी है वो समान है। अगला प्रश्न है राज्यसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की जो आयु है यह 30 वर्ष होनी चाहिए, यह कथन सही है। और चौथा कथन क्या है? चौथा कथन है कि विधान परिषद की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, यह गलत है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी। कथन 1 और 3 क्या है? सत्य है। ठीक है, तो इसके अलावा कुछ अन्य तथ्यों को देख लें तो विधानसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। विधान परिषद की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा राज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष की होनी चाहिए। पंचायती राज और नगरपालिका के सदस्यों के लिए नियुक्ति के लिए इसकी जो न्यूनतम आयु है वो 21 वर्ष होनी चाहिए, तथा प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मिलान करना है, मिलान नहीं करना है। यहाँ पे पूछा गया कि कौन सुमेलित नहीं है? तो लूनी नदी राजस्थान में बहती है, यह सुमेलित है। इंद्रावती नदी बिहार में बहती है, यह सुमेलित नहीं है, और यही इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो इंद्रावती नदी कहाँ बहती है? इंद्रावती नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी है, और इंद्रावती नदी का उद्गम स्थान उड़ीसा का कालाहांडी जिला है। इंद्रावती नदी मुख्यतः छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर और दांतेवाड़ा जिला में बहती है। इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात है। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा।
है इंद्रावती नदी बिहार में नहीं बहती है या बिहार से इसका संबंध नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। वर्षा ऋतु में वायुमंडल में सर्वाधिक आर्द्रता विद्यमान रहती है, कब विद्यमान रहती है? तो मध्याह्न के समय वर्षा ऋतु में वायुमंडल में सर्वाधिक आर्द्रता विद्यमान रहती है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो यह राष्ट्रपति के द्वारा भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? तो गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रयोग चंपारण में किया था। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। राजस्थान में माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा मंदिर विख्यात है, किसके लिए विख्यात है? तो यह जैन मंदिर में कला हेतु विख्यात है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में माउंट आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर अपने श्वेत मार्बल के बने हुए नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। सोलंकी वंश के शासक भीम प्रथम के 2 मंत्री विमल पाल और तेजपाल द्वारा यह बनाया गया था। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर भाषा का मुख्यतः वाणिज्यिक कार्यों में प्रयोग किया जाता है? किस कंप्यूटर भाषा का? तो कोबोल कंप्यूटर भाषा का जो प्रयोग है यह मुख्यतः वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है। विकल्प बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस मुगल शहजादी ने ऐतिहासिक वृत्तांत लिखी है? तो गुलबदन बेगम जी ने लिखा है। विकल्प बी इसका सही आंसर हो जाएगा। गुलबदन बेगम जी ने हुमायूंनामा की रचना की है। गुलबदन बेगम बादशाह बाबर की पुत्री और हुमायूं की छोटी सौतेली बहन थी। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। गुलबदन बेगम जी ने हुमायूंनामा की रचना की थी। अगला प्रश्न है जब प्रकाश की किरणें वर्षा की बूंदों के अंदर 2 आंतरिक परावर्तन का अनुभव करती है तो निम्न में से कौन सा इंद्रधनुष बनता है? तो दिए गए विकल्पों में निम्न में से जो आप देखेंगे द्वितीय इंद्रधनुष बनता है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। द्वितीयक इंद्रधनुष कब बनता है? तो द्वितीयक इंद्रधनुष में 2 बार अपवर्तन, 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन और 1 बार वर्ण विक्षेपण होता है, जिससे कि द्वितीयक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। इसके अलावा अगर प्राथमिक इंद्रधनुष की बात करें तो प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण 2 बार अपवर्तन, 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा 1 बार वर्ण विक्षेपण से निर्मित होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष द्वितीयक इंद्रधनुष की तुलना में अधिक चमकीला होता है। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारत ने साइरस रिएक्टर की स्थापना किस स्थान पर की है? तो भारत ने साइरस रिएक्टर की स्थापना ट्राम्बे मुंबई में की है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगर बात करें कि भारत का सबसे बड़ा परमाणु अनुसंधान रिएक्टर का नाम क्या है तो इसका नाम ध्रुव है। भारत का सबसे बड़े परमाणु अनुसंधान रिएक्टर का नाम क्या है? ध्रुव है। विकल्प ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि एप्सम लवण किसका हाइड्रेट है? एप्सम लवण किसका हाइड्रेट है? तो यह मैग्नीशियम सल्फेट का हाइड्रेट है। विकल्प ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सही कथन को चुनें। भार सदिश राशि है, यह कथन बिल्कुल सत्य है। भार सदिश राशि है और यही इसका आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु को जब चंद्रमा से पृथ्वी पर लाया जाता है तो भार बदलता है लेकिन द्रव्यमान नियत रहता है। ठीक उसी प्रकार जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएंगे तो भार तो सेम रहेगा, द्रव्यमान नियत रहेगा लेकिन भार में परिवर्तन होगा। क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो दोनों पर अलग अलग है। पृथ्वी से किसी वस्तु को ऊपर ले जाने पर भार घटता है। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश की स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है? तो बैगनी रंग की किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है। अगर आप यहाँ पे स्पेक्ट्रम के माध्यम से इसे समझना चाहें तो अगर ये स्पेक्ट्रम है और यहाँ से श्वेत प्रकाश को जब हम इसमें प्रवेश करवाते हैं तो यहाँ से ये सीधे रेड सबसे ऊपर होता है, उसके बाद नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और सबसे जो नीचे वाला कलर होता है वो क्या होता है? वह बैगनी होता है, सबसे ज़्यादा बैगनी। और इसका झुकाव यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से सबसे ज़्यादा झुका कौन हुआ है? तो यह बैगनी झुका हुआ है। तो इसीलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी। बैगनी जो रंग है इसका झुकाव सबसे अधिक होता है। तो और सबसे कम झुकाव किसका होता है? तो लाल रंग का झुकाव सबसे कम होता है। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। नए संसद भवन के लोकसभा का डिजाइन किस पर आधारित है? तो लोकसभा का जो डिजाइन है यह मोर पर आधारित है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो लोकसभा का जो डिजाइन है वो मोर पर आधारित है। तो यहाँ से फिर बात बनती है कि राज्यसभा का जो डिजाइन है वो किस पर आधारित है? तो राज्यसभा का डिजाइन कमल पर आधारित है और लोकसभा का डिजाइन मोर पर आधारित है। तो इस प्रकार से और इसके बात की जाए कि इसका डिजाइन किसने किया था या वास्तुकार कौन है? जो नया संसद बना है इसके वास्तुकार कौन है? तो विमल पटेल नए संसद भवन के क्या है? यह वास्तुकार हैं। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं
किस देश के द्वारा कैंसर की वैक्सीन लॉन्च किया गया है? किस देश के द्वारा? तो रूस के द्वारा कैंसर का वैक्सीन लॉन्च किया गया है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व कबड्डी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कबड्डी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है तथा मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था? तो गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। राजकुमार खुसरो को सहयोग देने का आरोप लगाते हुए वर्ष 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड दिया गया था। अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे और इन्होंने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की थी। इसके अलावा 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह जी ने। कब की थी? तो 1699 में की थी। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पूना पैक्ट किसके मध्य में हुआ था? तो पूना पैक्ट यह अंबेडकर जी के बीच में और गांधी जी के बीच में हुआ था। अंबेडकर और गांधी जी के बीच में। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। यह पैक्ट जो है, यह समझौता कब हुआ था? तो 24 सितंबर 24 ऑफ सितंबर 1932 में पूना पैक्ट हुआ था। पूना पैक्ट के द्वारा हिंदू दलितों के लिए अलग निर्वाचन देने की व्यवस्था को रद्द किया गया था तथा इसके माध्यम से केंद्रीय विधायिका मंडल में दलितों को 11% के स्थान पर 18% तथा विधानसभाओं में 71 सदस्यों के स्थान पर 147 सदस्य देने का प्रावधान किया गया था। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, लक्षद्वीप सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश था। इसके अनुसार वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार। इसके अलावा देखिएगा, न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन था? तो दादर एवं नगर हवेली न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य था। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? प्रिंस ऑफ बिल्डर के नाम से जहांगीर को जाना जाता है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि शाहजहां का शासनकाल मुगल काल का स्थापत्य काल का स्वर्णकाल माना जाता है। इसने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में ताजमहल का निर्माण आगरा में उसकी कब्र के ऊपर करवाया। इसके अलावा शाहजहां ने आगरा, दिल्ली, लाहौर आदि शहरों में अनेक भव्य इमारत का निर्माण किया था, जिसकी वजह से इसको प्रिंस ऑफ बिल्डर के नाम से भी जाना जाता है। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो यह संग्रहालय हैदराबाद में स्थित है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत और बांग्लादेश की सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी कुल लंबाई 4096 किलोमीटर है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश की सीमा से सटे भारतीय राज्य में मिजोरम है, त्रिपुरा है, असम, मेघालय तथा पश्चिम बंगाल है। एक बार फिर से सुन लीजिए, बांग्लादेश की सीमा से सटे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय तथा पश्चिम बंगाल है। बांग्लादेश से भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी सीमा रेखा है। तो विकल्प डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार भारत सरकार के वार्षिक कर राजस्व किस स्रोत से सर्वाधिक प्राप्त होते हैं? तो ये आप स्रोत जो है, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार भारत सरकार के वार्षिक कर राजस्व कर से सर्वाधिक प्राप्त होता है। विकल्प सी, राजस्व कर जो है राजस्व इनकम टैक्स यानी आय कर से सबसे अधिक प्राप्त होता है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय का विस्तार कहां से कहां तक है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय का विस्तार सिंधु घाटी से लेकर दिहांग घाटी तक है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि अंटार्कटिक महाद्वीप की मुख्य भूमि की खोज करने वाले व्यक्ति निम्न में से कौन है? तो इनका नाम है फेबियन वेलिंग सॉरसेन। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के समय में संसद द्वारा विधानसभा का कार्यकाल एक समय में कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो एक बार में यह 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। हालांकि यह विस्तार आपातकाल खत्म होने के बाद 6 महीने से अधिक का नहीं हो सकता है, अर्थात आपातकाल खत्म होने के 6 महीने के अंदर विधानसभा का दोबारा निर्वाचन हो जाना चाहिए। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्यों मुख्य रूप से कार्बन सहसंयोजक बंधन द्वारा यौगिक बनाता है? क्यों बनाता है? क्योंकि
ये उपयुक्त जो आप यहाँ पे देखेंगे विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। उपयुक्त कारणों के द्वारा इसकी सबसे बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन स्थित होते हैं। इसमें सिर्फ C4+ बनाने के लिए काफ़ी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है तथा अपने अंक को पूरा करने हेतु अपनी संयोजकता इलेक्ट्रॉन को यह बांटता है, जिसकी वजह से कार्बन संयोजक बंधन द्वारा यौगिक बनाता है। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि जल के असामान्य गुणधर्म जैसे उच्च क्वथनांक किसके कारण होते हैं? तो यह हाइड्रोजन बंध के कारण होता है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्टेनलेस स्टील मुख्यतः किसका मिश्रण होता है? तो स्टेनलेस स्टील मुख्यतः क्रोमियम, निकेल और लोहा का मिश्रण होता है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई थी? तो रॉबर्ट के हुक के द्वारा कोशिका की खोज कॉर्क का निरीक्षण करते हुए किया गया था। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बीजों को किस प्रकार अच्छी तरह परिरक्षित रखा जा सकता है? तो ठंडे एवं शुष्क अवस्था में बीजों को अच्छी तरह परिरक्षित रखा जा सकता है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। कोल्ड स्टोर में बीज की नमी 14% से अधिक नहीं होनी चाहिए। बीज में रासायनिक सक्रियता को शुष्क एवं ठंडे प्रदेश कम कर देता है, इसलिए विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ चलचित्र श्रेणी में 97वां ऑस्कर अवार्ड 2025 प्राप्त किया है? तो इस फिल्म का नाम बताना है। इसका नाम है अनोरा। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस राज्य के राजकीय पक्षी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण और सुरक्षा को संतुलित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक विशेष समिति का गठन किया गया है? किस राज्य के राजकीय पक्षी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, यानी अदर क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किस राज्य का राजकीय पक्षी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी। राजस्थान का राजकीय पक्षी क्या है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य अर्थात SDG इंडेक्स 2023-24 रिपोर्ट में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसमें शीर्ष स्थान जो है यह उत्तराखंड राज्य ने प्राप्त किया है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। निम्न में से किस देश को उसकी उर्वरता के कारण रोटी की डलिया कहा जाता है? रोटी का डलिया किसे कहते हैं? तो यूक्रेन को रोटी का डलिया कहा जाता है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? कीव में यूक्रेन की राजधानी है और 24 फरवरी 2022 से यूक्रेन और रूस के मध्य युद्ध हो रहा है, जो कि अभी तक इसमें ये जारी ही है। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? तो यह सुझाव जो है जी मिर्डल जी के द्वारा दिया गया था। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। निम्न शब्दों को सही क्रम में विन्यस्त करें जिस क्रम में उन्हें भारत के संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया है। तो भारत की प्रस्तावना जो आप पढ़ेंगे, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तो इस क्रम में इन शब्दों को सजाना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी 1-3, यानी सबसे पहले आपको संप्रभुता देखने को मिलेगा, फिर समाजवादी शब्द आता है, फिर धर्मनिरपेक्ष शब्द आता है, उसके बाद लोकतांत्रिक तथा गणराज्य शब्द आता है। तो विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। प्रस्तावना में केवल एक बार 1976 में 42वें संविधान संशोधन किया गया था, जिसके द्वारा 3 शब्द जोड़ा गया, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को इसमें जोड़ा गया था। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन किए जाने पर उस तारीख से कब तक आपातकाल परिवर्तन में रह सकता है? तो संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन किए जाने पर उस तारीख से 6 माह तक आपातकाल परिवर्तन में रह सकता है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। संसद की बार बार मंजूरी से अनिश्चित काल तक के लिए राष्ट्रीय आपातकाल प्रभावी रह सकता है। तो विकल्प बी सी जो इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि चीड़ के पेड़ सामान्यतया निम्नलिखित जलवायु प्रकारों में से किस एक में पाए जाते हैं? किस में पाए जाते हैं? तो यह मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय मानसून में पाए जाते हैं। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि विश्व में एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। विश्व में एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो चीन है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा देखिएगा तो लोहा और मैग्नीज में भी चीन प्रथम स्थान पे है। टंगस्टन में चीन प्रथम स्थान पे है। लोहा, मैग्नीज और टंगस्टन में चीन प्रथम स्थान पे है। ठीक है, तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वी आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो वी आकार की घाटी का निर्माण युवा नदी के द्वारा किया जाता है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। गल्फ स्ट्रीम किस प्रकार की जलधारा है? तो गल्फ स्ट्रीम यह
गर्म जलधारा है। विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। गल्फ स्ट्रीम जलधारा यह मैक्सिको की खाड़ी से न्यूफाउंडलैंड की ओर चलती है। इसके अलावा देखिएगा तो लेब्राडोर जो जलधारा है यह अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। क्यूरोसिया जलधारा देख लीजिए, यह प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। क्यूराइल जलधारा यह प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। और पेरू जलधारा यह ठंडी जलधारा है तथा यह पेरू तट के पास चलती है। तो इस प्रकार से विकल्प बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता के लोग निम्न में से किस धातु से परिचित नहीं थे। तो सिंधु सभ्यता के लोग लोहा धातु से परिचित नहीं थे। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। लोहा का ज्ञान भारत में उत्तर वैदिक काल में सर्वप्रथम प्राप्त होता है। सिंधु सभ्यता काल से युगीन सभ्यता थी तथा मानव द्वारा प्रयोग किया गया प्रथम धातु तांबा था। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न, सर्वाधिक प्राचीन वेद ऋग्वेद है जिसमें ईश्वर स्तुति के मंत्र हैं। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक प्राचीन वेद ऋग्वेद है जिसमें ईश्वर स्तुति के मंत्र हैं। ऋग्वेद ऋचाओं का संग्रह है जिसमें विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं की स्तुति सस्वर करने का प्रावधान है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में विभक्त है, 10 मंडलों में विभक्त है। ऋग्वेद जो है ये 10 मंडलों में विभक्त है। इसमें कुल 1028 सूक्त हैं। लोकप्रिय गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3य मंडल में किया गया है। तो विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि किसी जंतु की मृत्यु से प्रारंभ हुई खाद्य श्रृंखला को क्या कहते हैं। किसी जंतु की मृत्यु से प्रारंभ हुई खाद्य श्रृंखला को अपरद खाद्य श्रृंखला कहते हैं। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा मानव रक्त में नहीं पाया जाता है। मानव रक्त में क्या नहीं पाया जाता है। तो क्रोंडोसाइट जो है, क्रोंडोसाइट यह मानव रक्त में नहीं पाया जाता है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चर्चा में रहे कच्चा तीवु द्वीप कहाँ स्थित है। चर्चा में रहे कच्चा तीवु द्वीप कहाँ स्थित है। तो यह द्वीप तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में स्थित है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। कच्चा तीवु द्वीप जो है यह भारत के इंदिरा गांधी सरकार द्वारा 1974 में श्रीलंका को सौंप दिया गया था। कच्चा तीवु द्वीप भारत श्रीलंका के बीच स्थित पाक जलडमरू में एक निर्जन अपतटीय द्वीप है। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत रत्न वर्ष 2024 से सम्मानित किस व्यक्ति के जन्मदिन को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो चौधरी चरण सिंह जी का जो जन्मदिन है यह किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कौन भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी हाल ही में 12,000 रन T20 में रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। तो इनका नाम है विराट कोहली। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। विश्व में सर्वाधिक T20 रन बनाने का कीर्तिमान वेस्टइंडीज के खिलाड़ी क्रिस गेल को है। इनके नाम कितने रन दर्ज हैं। 14,562 रन इनके नाम पे दर्ज हैं। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शाक्य राजवंश के किस राजकुमार ने एक महान धर्म की स्थापना की थी। किस राजकुमार ने। तो सिद्धार्थ ने, जो कि आगे चलकर क्या बने थे, यही आगे चल के गौतम बुद्ध बने थे। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र पर किस शासन ने पहली बार जीत दर्ज की या जीता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र पर पहली बार शासन किया गया था। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था। तो इसका नाम है उत्बी। यह विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, भक्ति संस्कृत का भारत में पुनर्जन्म हुआ। भक्ति संस्कृत का भारत में पुनर्जन्म हुआ था कब। तो 15वीं और 16वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ था। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हुमायूं एवं शेर शाह के बीच चौसा का युद्ध हुआ। तो 26 जून 1539 ईस्वी को शेर खान ने चौसा में हुमायूं पर आक्रमण कर दिया। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। कब हुआ था यह युद्ध। 1539 में। शेर खान द्वारा किए गए अचानक आक्रमण से हुमायूं की सेना में भगदड़ मच गई और हुमायूं की पराजय हुई। चौसा के युद्ध में विजय के पश्चात शेर खान ने शेर शाह की उपाधि धारण की थी। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चौसा का युद्ध कब हुआ था। 1539 में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस आधार पर हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण 2350 ईसा पूर्व एवं 1750 ईसा पूर्व के मध्य किया गया है। किस आधार पर यह किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, रेडियो कार्बन परीक्षण, सीट
C14 के आधार पर इसका निर्धारण किया गया है। तो विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। महात्मा गांधी का अंतरात्मा रक्षक किसे कहा गया है? तो महात्मा गांधी का अंतरात्मा रक्षक जो है यह गोपाल कृष्ण गोखले जी को कहा गया है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यारडंग बनने का प्रमुख कारण है। यारडंग बनने का प्रमुख कारण हवा का अपरदन है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। यारडंग वायु के निरंतर कार्य करने के फलस्वरूप जीवगेन के किनारे घिसते रहते हैं तथा उसकी आकृति निरंतर विकृत हो जाती है। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा द्वीप लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है? निम्न में से कौन सा द्वीप लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है? तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आंड्रेट द्वीप जो है यह लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित करना है। युद्ध है और यह युद्ध किस वर्ष में हुआ है इसको? तो बक्सर का युद्ध कब हुआ है? तो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ है। ए का दूसरा हो जाएगा। बेदरा का युद्ध कब हुआ है? 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ है। बी का 1 हो जाएगा। अंबूर का युद्ध कब हुआ था? तो इसका युद्ध 1749 में इसका युद्ध हुआ है, यानी सी का 4 हो जाएगा। और बांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ है, तो बी यानी डी का क्या हो जाएगा? डी का 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देखेंगे विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ए का 2, बी का 1, सी का 4 तथा डी का 3 इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन पौधों के तने के विकास में मदद करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या पूछा गया है? कौन सा पादप हार्मोन पौधों के तने के विकास में मदद करता है? तो तने के विकास में मुख्य रूप से जिब्रेलिन हार्मोन जो है यह पौधों के तने के विकास में मदद करता है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि श्वसन भागफल 1 से कम होता है। श्वसन भागफल, कार्बोहाइड्रेट का श्वसन भागफल जो है वह 1 से कम नहीं होता है। क्या प्रश्न है? कम होता है। तो विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट में श्वसन भागफल 1 से कम होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रकाश संश्लेषी ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला जीव पृथ्वी पर प्रकट हुआ था, इसका नाम बताना है। तो इसका नाम क्या था? इसका नाम साइनोबैक्टीरिया था। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि फिक्की के द्वारा किस राज्य को इमर्जिंग स्टेट इन स्पोर्ट अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो यह अवार्ड बिहार राज्य को दिया गया है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा देखिएगा तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई द्वारा मिथिला चित्रकला संस्थान को सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 16 से 18 फरवरी 2025 तक 3 दिवसीय इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका जो आयोजन है वह प्रयागराज में किया गया था। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय मूल की अमेरिकी म्यूजिशियन डैश को ग्रैमी अवार्ड 2025 दिया गया है। तो या ग्रैमी अवार्ड इन्होंने जीता है, तो उनका नाम बताना है। उनका नाम है चंद्रिका टंडन। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से किस अवधि के दौरान मोरारजी देसाई भारत के उप प्रधानमंत्री रहे हैं? किस अवधि के दौरान? तो 1967 से 1969 के बीच में मोरारजी देसाई भारत के उप प्रधानमंत्री रहे हैं। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है। भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश के तहत राज्य राष्ट्रीय महत्व और ऐतिहासिक हितों से संबंधित हर स्मारक, स्थान और वस्तु का संरक्षण करने के लिए बाध्यकारी है। आर्टिकल मेनली पूछा गया है। तो किस आर्टिकल में यह मेंशन है? तो यह आर्टिकल है 49। आर्टिकल 49 के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 49 के तहत राज्य राष्ट्रीय महत्व और ऐतिहासिक हितों से संबंधित हर स्मारक, स्थान और वस्तु का संरक्षण करने के लिए बाध्यकारी है। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है। ईंटों और काले संगमरमर से बनी कदम रसूल मस्जिद कहाँ स्थित है? तो यह मस्जिद जो है गौर में स्थित है। विकल्प बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है। निम्न में से कौन सा राजस्थान राज्य में स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी। कालीबंगा एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पेनाल्टी कॉर्नर शब्द निम्न में से किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो पेनाल्टी कॉर्नर शब्द जो है यह हॉकी से जुड़ा हुआ है। विकल्प बी इसका सही आंसर है। यहाँ से कुछ मैथ्स के प्रश्न है, तो चलिए हम आपको इसका आंसर बताते चलते हैं। यदि एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन का वक्र यहाँ पे पूछा गया 92, इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए। 93 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी 2028 रुपये। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। और 94 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा 94 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए। 95 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 95 के बाद 96 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं।
एक पासा को 2 बार फेंका जाता है। तो 96 इसका सही आंसर हो जाएगा। विकल्प डी इस प्रश्न का उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सही नहीं। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, 1/3 इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 97 यहाँ से 2 प्रश्न जो है वो इंग्लिश के हैं, तो इसका जो 97 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 97 के बाद 98 प्रश्न संख्या 98 को देख लेते हैं। जो 98 है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, इसका सही आंसर हो जाएगा डोरमेंट हो जाएगा। और 99 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, यानी इस बात पर टिप्पणी करना क्या है, गलत वर्तनी पूछा जा रहा है, इस बात पर टिप्पणी करना क्षमा योग्य नहीं होगा। तो इसमें गलत क्या है, तो टिप्पणी जो लिखा गया है ना ये इसमें गलत है, टिप्पणी ऐसे नहीं लिखा जाता है। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। टिप्पणी इस प्रकार से लिखा जाता है, न कि इस प्रकार से। अगला प्रश्न है कि प्राणहिता वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। प्राणहिता वन्यजीव अभयारण्य यह तेलंगाना में स्थित है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से यह सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें। आज के इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद।